व्यक्ति खुद परिवारवाद के प्रतीक हों, भ्रष्टाचारवाद के प्रतीक हों, जिनका पूरा परिवार घोटालों में सजा याफ्ता मुजरिम हो, वह व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी के साथ तस्वीरें जारी कर रहा है। बहुत ही बढ़िया होता अगर वह यह तुलना करते कि उनके 15 वर्षों में क्या शासन था, हमारे 15 वर्षों में क्या शासन था। बिहार में बीते 5 जून को राजद की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में राजद के सभी घटक दल के लोग वहां पे मौजूद थे और मौजूद होने के साथ साथ राजद के तरफ से जो कार्यक्रम था वो काफ़ी बृहद रूप से आयोजन किया गया था। इसमें दूर दूर से लोग, उनके कार्यकर्ता, बड़े बड़े विधायक जो हैं वो पहुंचे हुए थे और पहुंचते ही उन्होंने तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे तक लगाए और संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन की तरफ से जो ये सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसमें एनडीए के 15 साल के कार्यकाल का जो है वो एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, जिसमें एनडीए के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड में कई तरह की चीज़ें आई, जिसमें 15 साल में जो कार्यकाल हुए हैं और जो बाकी रह गए हैं उस पर लेकर के कहीं ना कहीं हमला हुआ। अब राजद की तरफ से एनडीए का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। उसके बाद बीते ही दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी राजद के 15 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल। जो व्यक्ति खुद परिवारवाद के प्रतीक हों, भ्रष्टाचारवाद के प्रतीक हों, जिनका पूरा परिवार घोटालों में सजा याफ्ता मुजरिम हो, वह व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी के साथ तस्वीरें जारी कर रहा है और उसके बाद हम सबों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया होता अगर वह यह तुलना करते कि उनके 15 वर्षों में क्या शासन था, हमारे 15 वर्षों में क्या शासन था। अगर इस प्रकार की कोई तुलना होती तो सभी को सुविधा होती, जनता को भी सुविधा होती कि कैसे चीज़ें बदली हैं। आप सब जानते हैं कि 1991 का जो दौर था वह आर्थिक सुधारों का दौर था और माननीय लालू जी के कृपा से राजद के शासन में अपहरण और हत्या के डर से जो लोग भी बिहार छोड़ करके दिल्ली, इंदौर, सूरत जाके बसे, आज वह वहाँ पे सबसे धनाढ्य लोगों की श्रेणी में है। वह एक ऐसा समय था जब हम सबसे ज़्यादा आर्थिक सुधार, आर्थिक उन्नयन कर सकते थे, पर वह 91 से लेकर 2005 का जो पूरा का पूरा दशक था वह केवल और केवल अपहरण, हत्या और पलायन, इनके कारण हम लोगों को गंवाना पड़ा। उनके रिपोर्ट में उन्हें यह बताना चाहिए था कि किस तरह उनके ज़माने में जब 2005 में उन्होंने बिहार छोड़ा था या जनता ने उन्हें बिहार से भगाया था, तब बजट का आकार 23,855 करोड़ था। आज एनडीए के शासनकाल में यह बढ़कर 2,37,691 करोड़ हो चुका है। उनके ज़माने में जीडीपी ग्रोथ जो थी केवल 3.19% थी। आज जो जीडीपी ग्रोथ है 11% है और आपको यह भी समझना होगा कि बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में तीसरे नंबर पे मौजूद है। तो यह भी नहीं है कि हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कम तरक्की से बढ़ रहे हैं, पर जब आप हमें 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी का प्रदेश दीजिएगा तो उससे 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके समय में कृषि विकास दर 2.35% थी, आज कृषि विकास दर 7.9% है। बिजली शहरों में भी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, जो बिजली के तार भी लगे थे वह केवल 22% गाँव में लगे थे, आज 100% गाँवों में बिजली के तार मौजूद हैं। उनके ज़माने में जो तथाकथित सड़कें थी, पक्की सड़क, अच्छी बनी हुई सड़क तो पूरे बिहार में एक भी नहीं थी, पर
जो भी सड़कें थी जिनको आप अलकतरा युक्त सड़कों में अगर उस समय के हमारे साथी याद करें तो वो हिंदुस्तान का एकमात्र बिहार प्रदेश था जहां सड़कों के भीतर गड्ढे भरने के लिए हम सोलिंग का प्रयोग किया करते थे। आज 100% गांव किसी न किसी रूप में पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। उसी प्रकार अगर हम राजद की बात करें तो जितने भी शिक्षा या इस प्रकार के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके ज़माने में केवल 6 मेडिकल कॉलेज, अगर बिहार झारखंड मिला भी लें तो 9 मेडिकल कॉलेज से 508 सीटें थी। आज केवल पटना शहर में 500 से ज़्यादा सीटें हैं। हम 11 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण बिहार में कर चुके हैं। आज कोई ऐसा बिहार का जिला नहीं है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज या तो बन चुका है या खुलने के कगार पे मौजूद है। इतना ही नहीं, हम दूसरे एम्स बनाने के और भी अग्रसर हैं। जो कृषि क्षेत्र की बात कर रहे थे, कृषि क्षेत्र में आज बिहार जो है वह पूरे भारत में सब्जी उत्पादन में तीसरे स्थान पर है और फलों के उत्पादन में हम पूरे भारत में छठे स्थान पर हैं। यह बिहार के किसानों की उपलब्धि और तरक्की है और उसका कारण यह है कि हमने इतने सालों बाद पहली बार पैक्स के ईमानदार चुनाव कराए। खरीफ की फसल आप याद करें तो हमने 37 लाख टन खरीदने का काम किया था और भारत सरकार एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ का बजट आवंटित कर रही है। उसी प्रकार हम हर बच्चे को न केवल स्कूल में नामांकित करते हैं बल्कि उनके कपड़े का प्रबंध, उनके ड्रेस का प्रबंध, उनके लिए किताबें, उनकी छात्रवृत्तियां, उनके मिड डे मील और हर प्रकार की सुविधा आज हम बच्चों को दिला रहे हैं, पर इस बात की चर्चा कहीं नहीं होती है। उसी प्रकार सबसे हास्यास्पद कल यह लगा कि एथनॉल नीति का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एथनॉल नीति से फूड सिक्योरिटी के बारे में दिक्कत होगी। कृपया कर कभी युवराज जी जाके गांव में जाके पूछें, जो मक्का 1500 में मुश्किल से बिकता था, केवल एक एथनॉल फैक्ट्री खुलने के और इथेनॉल फैक्ट्रियों का माहौल बनने के कारण आज मक्के का रेट 2100 रुपया हो चुका है और यह किसानों का यह लाभ आपको जलन दे रहा है। हम अपने ज़रूरत का 175% उत्पादन करते हैं, अर्थात भारत के किसानों की यह क्षमता है कि भारतवर्ष को खिलाने के बाद 3/4 भारत को एक और नया भारत को खिला सकता है और हम इनको बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। अनाज जब विदेश जाएंगे तभी उसका दाम मिलेगा। हम अपनी ज़रूरतों के अनाज में जहां कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो तुरंत हम लोगों ने उसको रोक दिया कि हमें जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो अनाज बांटने की ज़रूरत है वह हम हर हालत में रखेंगे। उसके बाद जिस किसान को जहां अच्छा रेट मिले उसे बेचना ही चाहिए। पर उन्होंने एथेनॉल नीति पर कह दिया कि संविधान का धारा 21 का उल्लंघन है। इस तरह की बातें करना उनकी मानसिकता को बताता है कि वह कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि कैसे बिहार के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सकें। बाढ़ के समय में भी अगर हम बात करें तो 2008 में पहली बार बाढ़ में किसानों को रिलीफ के तौर पर एक क्विंटल, सभी जनता को रिलीफ के तौर पर एक क्विंटल अनाज मिला था और सारे लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि 90 से 2005 तक किसी को 1 किलो भी अनाज बाढ़ के विपदा के समय नहीं दिया गया था। और आज हम लोग केवल अगर पिछले साल की बात करें तो हम लोगों ने 16,12,000 लोगों को 6,000 रुपये उपलब्ध कराए हैं। बाढ़ की आपदा नेपाल से ज़्यादा संबंधित है। हमारे पास बिल्कुल फ्लैट लैंड है, बिल्कुल समतल भूमि है, इसलिए हम क्या उसको रखने की हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त करूंगा कि अभी जो नेपाल की सरकार है, लुम्बिनी में जाकर उनसे बात कर और नेपाल में ऊपर पन बिजली परियोजनाओं के लिए बांध में
जिस परिवार ने संविधान को कैप्चर करके और पूरे देश में इमरजेंसी लगाई है, उसके साथ समझौता आप करते हैं। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने इमरजेंसी का विरोध करके इंदिरा गांधी का साथ देने का काम किया, उसको आप संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन अपने बगल में बैठाते हैं। और जिस राजनीति की धारा से आपके पिताजी निकले थे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का सम्मान मिले, उस धारा को छोड़ करके आपके पिताजी भी वह धारा भूल गए और केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वह जेल गए थे अपने कुकर्मों के कारण, और उनको जेल भिजवाया भी कांग्रेस की सरकार। आप किस स्तर पर हैं? हम लोग यह इतना ही नहीं, आज कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं, तो कानून व्यवस्था जो आज से कुछ वर्षों पहले थी, उसको भी आपको याद करने की जरूरत है। 2005 में कोई ऐसा अमीर नहीं था जो लूटने के लिए मजबूर नहीं था, और कोई ऐसा गरीब नहीं था जिसके घर में अपराधी घुस करके उसके अनाज को खा जाते थे। उसके घर में अगर कोई पशु है, मुर्गी है, बकरी है, तो उसको भी खा जाते थे। महिलाओं की इज्जत हमेशा खतरे में रहती थी और वह बेचारा गरीब रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। आज उससे बाहर निकाल करके माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर व्यक्ति को पक्के का मकान दिया है, हर घर को उज्ज्वला योजना दिया है, हर घर की महिलाओं को शौचालय देने का काम किया है, हर घर के बच्चों को बिहार सरकार मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रही है, उनको लगातार किताबों से लेकर ड्रेस देने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे समय में बच्चियों को 54,000 करोड़ रुपए देने का काम भारत सरकार ने किया है, जिससे कि हमारी बेटियां और तरक्की कर सकें, उनको और सुविधाएं मिल सकें। कृपया कर हमारी मिड डे मील स्कीम, हमारी कन्या स्कीम, जितने भी कन्या की भलाई की स्कीम है वो देखें। और आपके राज्य में अगर केवल मैं बात करूं अपराध की, तो नालंदा जिले में 4 नरसंहार होकर 16 व्यक्तियों की हत्या हुई थी। अरवल जिले में 14 नरसंहार होकर 175 लोगों की हत्या हुई थी। औरंगाबाद जिले में 5 नरसंहार होकर 51 लोगों की हत्या हुई थी। पटना में 2 नरसंहार होकर 16 लोगों की हत्या हुई थी। केवल 90 से 2000 के आपके शासनकाल में 118 नरसंहार हुए थे और 812 लोगों की हत्या हुई थी। और इसमें न जाने कितने बच्चे और महिलाएं भी थी जो इस सांप्रदायिकता के कारण और इस आपकी रणनीति के कारण मारे गए थे। इसीलिए कृपया कर आप अपना चरित्र बदलें। आप रिपोर्ट कार्ड में यह लिखते कि अब हम परिवारवाद से, जेपी के संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन हम परिवारवाद छोड़ते हैं और हम अपना एक नए व्यक्ति को बनाएंगे। और आज भी इतने भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने के बाद, सजा पाने के बाद भी, आज भी अगर आपके पार्टी से कोई खबर छप के आती है तो वही आती है कि यह टिकट पर इतनी राशि में बेचा गया, वह टिकट इतनी राशि में बेचा गया। इतने सारे कुकर्मों के बाद भी अगर कोई दल जो कि तथाकथित संपूर्ण क्रांति आंदोलन के निकले हुए युवा के द्वारा बनाया हुआ है, अगर यही रहेगा तो यह बहुत दुखद स्थिति है। हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कानून व्यवस्था पर भी ध्यान लगातार देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक समस्तीपुर में जो घटना घटी है वह पूरे समाज के लिए बहुत दुखदाई है। समाज का यह एक तरह से पूरे समाज पर यह धब्बा है। 5 परिवार के 5 सदस्यों की जो आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं है, हम राजनीति के साथ सामाजिक संगठन भी हैं। और आप सब कार्यकर्ताओं ने पूरे कोरोना काल में इस बात को जमीन पर उतार करके दिखाया है। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध होगा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं
आज बिना गारंटी के मुद्रा योजना मिल सकती है। पीएमईजीपी योजना जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके तहत 25 लाख रुपए मिल सकते हैं। आप सब इन योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ें और आम जनता को इनको बताने की जरूरत है, जिससे कि किसी का परिवार फिर से 3 लाख रुपए के बदले 18 लाख रुपए के कर्जा की बलि नहीं चढ़े। यह देखना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अपने नगर में, अपने पंचायत में दायित्व भी है। हम बहुत सारे लोगों को मुझसे भी मिलते हैं, चूंकि मैं सांसद हूँ, यही कहते हैं मुद्रा योजना मिलती नहीं है। मैं पूछता हूँ कि जरा आप ओटीपी दिखाओ कि ओटीपी कब आपने दिया था, तो वो लोग कहते हैं ओटीपी क्या होता है। अब अगर मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए बिना गारंटी का ऋण है, उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट देना है कि आप यह काम करना चाहते हैं। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट से अप्लाई कर सकते हैं। उसी के द्वारा आपको एक ओटीपी मिल जाएगा, बैंक का पता भी मिल जाएगा कि आपको किस बैंक में यह ओटीपी नंबर देना है, और उसके बाद आप वहां जा कर के, अगर वह बैंक मैनेजर नहीं करेगा तो डीएलसीसी के मीटिंग में हम कार्रवाई कर सकते हैं। पर इन छोटी छोटी योजनाओं को कोई समझता नहीं है, समझना नहीं चाहता है। बिना फॉर्म भरे हुए मैनेजर के पास दौड़ते हैं, गलत दोहन भी होता है और फायदा भी नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई रेहड़ी वाला से लेकर के सबसे बड़े व्यक्ति तक के लिए उधार देने की एक योजना चलाई हुई है, जिसके से बैंकों से मिल सकता है। आज केसीसी की हम बात करें, पहले अटल जी ने केवल किसानों को दिया था, नरेंद्र मोदी ने उसको मत्स्य पालकों के लिए भी दे दिया, गौ पालकों के लिए भी दे दिया। इन सब योजनाओं को अगर हम अच्छे से खुद समझेंगे, अपने गांव वालों को दिलाने में मदद करेंगे, तो इससे आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और फिर कोई गरीब इस तरह से महाजन के सूदखोरी और के कारण इतनी दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मेरा पुनः आप सभी से अनुरोध होगा कि हम सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें और अपने पड़ोस की मदद करें, और साथ में यह भी सीखना होगा कि संतोष सबसे बड़ा धन है। एक व्यक्ति 15,000 रुपये कमा करके परिवार के साथ शांति से रह सकता है, और कोई व्यक्ति 15 लाख कमा करके भी हमेशा रोता हुआ और नुकसान की बात करता हुआ मिलेगा। इसलिए महत्वाकांक्षा जरूर रखिए, आकांक्षा भी जरूर रखिए, पर अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में, यह महाजनों के चक्कर में जो परिवार फंसे हुए हैं, सरकार ने इस तरह की किसी भी संस्था को बैन करके रखा है। यह एक संज्ञेय अपराध है, इस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को सूद देना। आप से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि ये बैंक की योजनाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की योजनाएं, इन पर भी हम काम करें। हम बिहार को, जो हमने वादा किया था कि हम रोजगार के अवसर देंगे, इथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, विभिन्न स्थानों पर 500 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क मुजफ्फरपुर में, अभी हम मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात कर रहे हैं। अगर वह हमें मिल जाता है तो एक ही स्थान पर 1 लाख लोगों के रोजगार का सुअवसर देगा। पर हम एक ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, हमारी जनसंख्या भारत से भी 4 गुनी है। बड़ी फैक्ट्रियों को लगाने में कोई रोजगार नहीं मिलता। छोटे टेक्सटाइल के काम, हैंडलूम के काम, चमड़े के काम, इस तरह की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, पूरे हिंदुस्तान में 63% इस तरह के जो उद्योग हैं उसमें बिहारी शामिल हैं। ये बिहारी बिहार में अच्छे से रोजगार अवसर करें। आप भी से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि केंद्र सरकार की नीतियों का फायदा उठाइए, खुद भी कुछ सोचिए और रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। और साथ में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन सब योजनाओं के बारे में हर घर को शिक्षित करें, हर घर को सुदृढ़ करें। इतना ही मुझे आप सबों से कहना था। तो आपने सुना राजद के 15 साल के कार्यकाल का
डॉक्टर संजय जायसवाल ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। देखते रहिए NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।